हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन अणुसंख्यक गुण प्रासरण दाब पढ़ाएंगे। जो इम्पोर्टेंट अणुसंख्यक गुण है प्रासरण दाब। ये प्रासरण की क्रिया अपने दैनिक जीवन में भी होती है। स्टूडेंट्स, प्रासरण है क्या, सबसे पहले समझो कि जब विलयन और विलायक किसी अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा संपर्क में हो, विलयन और विलायक दोनों किसके द्वारा संपर्क में हो? अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा संपर्क में हो, तो विलायक के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं, जिसे प्रासरण कहते हैं। ये क्रिया अन्य क्रियाओं से सबसे उल्टी है। और तो सारी कहाँ से चलती हैं? उच्च से निम्न की ओर। और यहाँ विलायक के अणु निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करते हैं। ये क्रिया कहलाएगी कौन सी? प्रासरण। जैसे समझो, प्रायोगिक रूप से समझाएं कि ये एक पात्र है जिसमें विलयन भरा हुआ है और विलायक भरा हुआ है। इन दोनों को अपन ने किसके द्वारा पृथक कर दिया? एक अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? ये एक ऐसी झिल्ली होती है जिसमें विलायक के अणु आर पार गुजर सकते हैं, लेकिन विलय के अणु आर पार गुजरे नहीं पाते। तो विलायक और विलयन को किसके द्वारा पृथक कर दिया अपन ने? अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, और दोनों संपर्क में है। अब धीरे धीरे क्रिया होगी तो विलायक के अणु, इस साइड सांद्रता कम है, इस साइड ज्यादा है, तो विलायक के अणु निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करते हैं। इससे नाम देते हैं अपन कौन सी क्रिया? प्रासरण क्रिया। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? इसको कहा जाएगा कौन सी क्रिया? प्रासरण की क्रिया। अब प्रासरण की क्रिया से इधर तो आयतन में कमी होगी, इधर आयतन में वृद्धि होगी, इसलिए ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगी, ये पिस्टन नीचे की तरफ जाएगी। प्रासरण की क्रिया अपने दैनिक जीवन में भी अपन देखते हैं। जैसे अनाज को भिगोते हैं, जैसे आपने चने को भिगोया तो चना फूल जाता है, तो ये कौन सी क्रिया है? एक प्रासरण की क्रिया है। क्योंकि चना कैसे फूला? क्यों? जल के अणु बाहर से चने के अंदर चले गए। प्रासरण की क्रिया, बाहर सांद्रता कम थी और अंदर सांद्रता ज़्यादा थी, तो इसलिए चने के आकार में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। या जो बोर्ड में आया क्वेश्चन है कि कच्चा आम, कैरी को नमकीन पानी में डुबो दिया जाए तो क्या होगा? नमकीन पानी में डुबो दें तो बाहर सांद्रता कम है और कैरी के अंदर सांद्रता क्या है? कम है, इसलिए जल के अणु कैरी के अंदर से बाहर की तरफ आ जाएंगे, इसलिए कैरी के आकार में संकुचन हो जाएगा। ये क्रिया कहलाती है प्रासरण की क्रिया। किशमिश को पानी में भिगोते हैं तो वो फूल जाती है, ये क्रिया भी कौन सी है? प्रासरण की क्रिया। अब प्रासरण की क्रिया के कारण से विलयन के आयतन में तो वृद्धि होगी और विलायक के आयतन में क्या होगी? कमी होगी। अब धीरे धीरे इस साइड जाएंगे तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगी और इधर आयतन कम होगा। अब इस प्रासरण की क्रिया को रोकने के लिए पिस्टन से जो न्यूनतम दाब लगाएंगे, प्रासरण की क्रिया को रोकने के लिए पिस्टन से जो न्यूनतम दाब लगाएंगे वो दाब कहलाएगा कौन सा दाब? प्रासरण दाब। स्टूडेंट्स, कि प्रासरण की क्रिया होगी, विलायक के अणु इस साइड जाएंगे और विलयन के आकार में वृद्धि होगी, तो ये पिस्टन ऊपर की ओर विस्थापित होगी। ऊपर की ओर विस्थापित होगी तो इस पिस्टन को रोकने के लिए बाहर से जो न्यूनतम दाब लगाएंगे वो कहलाएगा कौन सा? प्रासरण दाब। प्रासरण दाब को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं? पाई से। प्रासरण दाब की भी इकाई वही होंगी जो दाब की इकाई होंगी, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, टोर, जो दाब की इकाई होती है वही प्रासरण दाब की। अब प्रासरण दाब अपन ज्ञात कैसे करते हैं? प्रायोगिक विधि प्रासरण दाब की ज्ञात करने की बहुत सिंपल सी विधि है प्रासरण दाब ज्ञात करने की। इसके लिए क्या करते हैं? अपन एक कीप लेते हैं, कीप का मुंह अपन अर्धपारगम्य झिल्ली से बंद कर देते हैं, ये नीचे की ओर, और कीप के अंदर भर देते हैं अपन विलयन और इसे एक जल के पात्र के अंदर डुबो देते हैं। अब प्रारंभ में इस जो कीप में ऊंचाई क्या थी? H1 थी। कीप में ऊंचाई क्या थी? H1। किसकी? विलयन की। अब स्टूडेंट्स, प्रासरण की क्रिया हुई, प्रासरण की क्रिया हुई तो जल के अणु बाहर से अंदर की तरफ आए, अंदर की तरफ आए तो ऊंचाई द्रव की बढ़कर H1 से कहां तक हो गई? H2 तक। अब क्वेश्चन उठता है कि H2 पर जाकर रुक गई, फिर आगे क्यों नहीं बढ़ी? आगे क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि जो जल का ऊंचाई पर चढ़ने के कारण से जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, स्थैतिक दाब लगता है, वो प्रासरण दाब के बराबर हो गया, तो ये क्रिया रुक गई। आई बात समझ में कि कीप के अंदर द्रव की ऊंचाई H1 से बढ़कर H2 पर जाकर रुक गई, फिर आगे नहीं बढ़ी। इसका कारण क्या हुआ कि जो ऊंचाई पे चढ़ा इससे स्थैतिक दाब या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जब प्रासरण दाब के बराबर हो गया तो ये क्रिया रुक गई। अब इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ही कौन सा होगा? आपका प्रासरण दाब। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्ञात कैसे करेंगे? इसका फॉर्मूला था पाई इज इक्वल टू होता है एच रो जी। पाई इज इक्वल टू होता है एच रो जी।
पाई इजिकल टू एच रो जी, एच है द्रव के द्वारा चढ़ी गई ऊंचाई H2 माइनस H1, रो है घनत्व, विलयन का घनत्व, और जी है गुरुत्वीय त्वरण। इस तरह से अपन क्या ज्ञात कर लेंगे, प्रासरण दाब। ये सामान्य सी विधि है प्रासरण दाब। अब प्रासरण दाब ज्ञात करने का फॉर्मूला, ये तो है प्रायोगिक विधि। अब प्रासरण दाब को अपन सिद्ध करेंगे। प्रासरण दाब कैसा गुण है, एक अणु संख्या गुण है। तो बॉयल एक नियम है बॉयल गैसों का बॉयल का नियम है, वो ही अपन विलयनों पे लागू करते हैं। और उसके अनुसार बॉयल वान टॉप के नियम के अनुसार प्रासरण दाब पाई व्युत्क्रमानुपाती होता है आयतन के। ये बॉयल वान टॉप का नियम है। बॉयल के नियम में तो प्रेशर है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और बॉयल वान टॉप के नियम के अनुसार प्रासरण दाब पाई ये व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, आयतन के। दूसरा है बॉयल चार्ल्स वान टॉप का नियम है, प्रासरण दाब समानुपाती होता है ताप के। प्रासरण दाब समानुपाती होगा किसके, ताप के। और प्रासरण दाब समानुपाती होगा सांद्रता C के। प्रासरण दाब व्युत्क्रमानुपाती होता है आयतन के, प्रासरण दाब समानुपाती होता है ताप के, प्रासरण दाब समानुपाती होता है सांद्रता के। इन तीनों नियमों को अगर संयोजित कर दें अपन, तीनों नियमों का क्या कर दें, संयोजित कर दें, तो प्रासरण दाब पाई समानुपाती आ गया आपका किसके, सांद्रता क्या होगी, N/V, नंबर ऑफ मोल्स बटे आयतन। तो इसलिए प्रासरण दाब आ गया आपका NT/V, NT/V के समान। तीनों नियमों को संयोजित कर दिया तो प्रासरण दाब समानुपाती आ गया NT/V, और प्रासरण दाब पाई इज इक्वल टू आ गया NST/V, NST/V। N विलय के मोल की संख्या, S है जो गैस स्थिरांक है, वैसा ही विलयन स्थिरांक है। जो गैस स्थिरांक की वैल्यू होगी वही विलयन स्थिरांक की होगी। T ताप होगा केल्विन में, और V विलयन का आयतन। और पाई प्रासरण दाब, N को लिखते हैं WB/MB इंटू ST/V। तो ये प्रासरण दाब है, ये किस बात पर निर्भर कर रहा है, विलय के मोल की संख्या पर निर्भर कर रहा है। इसलिए प्रासरण दाब कैसा होगा स्टूडेंट्स, एक अणु संख्या गुण है। ये हुआ प्रासरण दाब। अब अगर इस पर अपन, अगर इस विलयन वाले पिस्टन पर अगर प्रासरण दाब से अधिक दाब लगा दें, अपन उल्टा लगा दें, प्रासरण दाब से अधिक दाब लगा दें, तो विलायक के अणु उल्टे बहने लग जाएंगे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, और वो कहलाएगा व्युत्क्रम प्रासरण। व्युत्क्रम प्रासरण क्या कहलाता है कि अगर उच्च सांद्रता वाले विलयन पर प्रासरण दाब से उच्च दाब लगा दें तो विलायक के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बहने लग जाएगा, जिसे नाम देते हैं व्युत्क्रम प्रासरण या रिवर्स ओस्मोसिस, या जिसे कहते हैं अपन RO, जो फिल्टर पानी आता है RO। यहां पर क्या करता है, RO में यही सिस्टम होता है कि एक साइड होता है आपका शुद्ध जल और एक साइड होता है आपका जो नमकीन पानी है। वो नमकीन पानी पर अपन क्या करते हैं, प्रासरण दाब से अधिक दाब लगाते हैं पिस्टन के द्वारा, तो विलायक के अणु उल्टे बहने लग जाते हैं, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बहने लग जाएंगे, और ये क्रिया कहलाएगी व्युत्क्रम प्रासरण। व्युत्क्रम प्रासरण का उपयोग लेते हैं अपन जो नमकीन पानी या खारा पानी है उसको समुद्री जल में बदलने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।